This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः चैत्र शुद्ध पंचमी दिनांक 17 एप्रिल 2021 केस पेपर पृष्ठ 2 शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिनं भोजनेत्रं तालाम्भोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत्कारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्र यच्छत्नं सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तो कल तेल के बारे में बता रहे थे। तो रिफाइंड तेल नहीं प्रयोग में लाना है। रिफाइंड तेल की प्रोसेस कई बार जीएसपीसी ग्रुप में या अन्य किसी ग्रुप्स में आते गई है। और ये काफी एक मिनट। हाँ हेलो। बर मग त्याच्यानंतर पुन्हा कमी झालं का? धाप लागली का? नाही धाप लागते का? हाँ धाप लागते का? नाही धाप लागते का? श्वास लागतो? श्वास आहे का? हेलो। तर संडासला जाऊन पुन्हा आता सॅच्युरेशन कमी झालं. ते ऍडमिटच करायचं ऐकत नाही. आला फोन तर तिला म्हणावं की ऍडमिट करा आता. थांबून हॅलो. हा नाही माझं म्हणणं ऍडमिट करता नको थांबूस घरी. ठेव 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 हे सगळे कार्य ठेव चालू. आणि मग झाल्यानंतर कळवणार आहे.
तुला कोविड झालाय काही और मिल गए। तो रिफाइंड नहीं यूज करना है। अभी बाजार में सोयाबीन का प्रचलन है और कॉटन सीड ऑयल जो है, क्योंकि वो सबसे सस्ता सस्ता है, तो जो भी तली हुई चीजें बाहर मिलती है वो सब कॉटन सीड ऑयल में बनती है, और सोयाबीन सबसे सस्ता है, तो इसके लिए उसका भी प्रयोग होता रहता है। ये दोनों अच्छे नहीं है। तो वैसे देखा जाए तो हीट स्टेबल मूंगफली का तेल है। ऑलिव ऑयल जो है वो हीट स्टेबल नहीं। विदेशों में ऑलिव ऑयल का जो प्रयोग करते हैं वो केवल सैलड ड्रेसिंग के लिए करते हैं, और वर्जिन ऑलिव ऑयल ये सबसे महंगा ब्रांड वहां पे है। लेकिन फिर भी हमारे हिसाब से देखा जाए तो ऑलिव ऑयल लेने की जरूरत नहीं है वास्तव में। मूंगफली का तेल या तिल का तेल अच्छा है, और वही पूरे बरस में इस्तेमाल करते रहे। सिर्फ फिल्टर होना है। लाकड़ी खाना प्रयोग में लाते हैं तो बेहतर इस प्रकार का थोड़ा सा है। और ये पतंजलि का घी जो है वो गाय का देसी घी इस प्रकार से शब्द चला है। देसी गाय का घी ऐसा नहीं है, तो वो भी संदेहास्पद इस प्रकार का है। अभी काफी लोगों का देसी गाय का घी मिलता है, और वो 1800 रुपए से लेकर 3500 तक कुछ भी प्राइस होती है उसकी। और सभी जो मुनाफा पाना है वो केवल घी से ही पाना है, ऐसी उन लोगों की सोच है। सगळं संध्याकाळ असताना सगळ्याची इम्युनिटी वाढण्यासाठी फक्त काय व्यायाम एवढंच व्यायाम आणि योग। म्हणजे काय परत प्राणायाम नाही झालं. हाँ, व्यायाम बराबर। तो ऑयल्स के बारे में काफी बहस हुई है वास्तव में, और तली हुई चीजें नहीं खानी है, ये सबसे आम है। तड़का देना आवश्यक इस प्रकार का है, लेकिन तली हुई चीजें नहीं खानी है। उसमें भी अगर खानी है तो घी में तली हुई, या घी और तेल दोनों में तली हुई, ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। कभी त्योहार के समय में खाना है तो, नहीं तो रोजाना रोटी दाल सब्जी चावल यही खाना, यही सबसे बेहतर इस प्रकार का। तो बाकी तेल जो है वो इस्तेमाल में नहीं लाना, यही सबसे अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और घर का बना हुआ घी ये एक अच्छी बात रहेगी। अभी इसमें थोड़ा सा ऐसा हुआ है कि डेयरी से जो दूध आता है वो पास्चराइज्ड और होमोजेनाइज्ड इस प्रकार से रहता है, और होमोजेनाइजेशन होने के कारण उसमें जो फैट ग्लोब्यूल्स है वो फोड़े जाते हैं। वास्तव में दूध में सभी प्रकार के कोलेस्ट्रॉल रहते हैं, एलडीएल एचडीएल सभी। और जब हम क्रीम निकालते हैं या मक्खन निकालते हैं तो उसमें एलडीएल एलडीएल और एलडीएल दोनों बढ़ाने की क्षमता है, लेकिन उसका जब घी बनता है तो वो सिर्फ एलडीएल बढ़ाता है, एलडीएल को नहीं बढ़ाता। तो ये परंपरा की खासियत है। तो सबसे बेहतर ऑप्शन यही रहेगा कि अनपास्चराइज अनहोमोजेनाइज इस प्रकार का ही दूध प्रयोग में लाए, और उसको घर पे ही घर में गर्म करें दिन में 3 बार, और जो मलाई आती है उसको दही लगा के फिर मंथन करके तकर और नवनीत पाए, और नवनीत को घी में कन्वर्ट करे और वो घी इस्तेमाल में रखे। ये सबसे अच्छा तरीका है। आपको अगर ताजा दूध नहीं मिल रहा हो और केवल पास्चराइज्ड ही लेना पड़े तो शायद इसमें देसी गाय का दूध मिलता है क्या देखो। देसी गाय का दूध इस तरीके से होगा तो भी वो ठीक है, क्योंकि वो फुल क्रीम मिल्क इस प्रकार का है। वो भी अवेलेबल नहीं है तो फुल क्रीम मिल्क भैंस का लेना बेहतर इस प्रकार का है, और वो इस्तेमाल में लाना। लेकिन अभी इसमें क्या आता है, ऑक्सीटोसिन, ये दूध बढ़ाने के लिए हार्मोन दिया जाता है। और वो सभी अ, इस प्रकार की पशुओं में कॉमन है, तो वो अच्छा नहीं है, तो उसको भी टालना है।
तो जो पहचान वाले लोग हो, जो इस प्रकार का कोई प्रयोग नहीं करते हो, उन्हीं से दूध लेना ये सबसे बेहतर है। अब हमारी खुद की गाय है, हमारा खुद का दूध होता है और घी बना के यहाँ पे लाते हैं, तो हमें तो मालूम है कि ये 100% प्योर है इस प्रकार, तो हम घर में ही प्रयोग करते हैं, बाहर कहीं देते नहीं है, उतना ज्यादा निकलता भी नहीं है। लेकिन इस प्रकार की सुविधा अगर हो तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। और होमोजेनाइजेशन से फैट ग्लोबुल्स फूट जाते हैं और एलडीएल एचडीएल दोनों बढ़ाने की क्षमता दूध में रहती है, ये एक अहम मुद्दा है। तो कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ रहा है, अभी उसके बारे में जिक्र करनी है नहीं करनी है अलग चीज है, लेकिन ये भी उसका एक रीजन हो सकता है। और नवनीत में दोनों बढ़ाने का सामर्थ्य है, लेकिन घी एचडीएल को बढ़ावा देने वाला है, जो हमारे लिए फायदेमंद इस प्रकार का होता है। तो घी तो लेना ही है। अभी बहुत सारे कार्डियक पेशेंट्स में जब मैं बताता हूँ कि आपको घी लेना है, तो हाँ कहते हैं। दूसरी तीसरी बार आएंगे और पूछेंगे कि आप घी ले रहे हैं ना, तो बोलते हैं, नहीं आपने बताया था, फिर भी मेरा मन नहीं हुआ, डॉक्टर ने मना करके रखा है कि नहीं खाना। तो मैं फिर से उनसे जिक्र करता हूँ, नहीं आप घी खाओ और फिर से कोलेस्ट्रॉल चेक करो। ये चेक कर चुके हैं लोग, और घी से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, एलडीएल बढ़ता है। लेकिन ये बात मान लेना, वास्तव में ऐसा है, विदेशों में घी का प्रचलन है ही नहीं। ये भारतीय डॉक्टर ने अपनी ही मर्जी से देसी घी को बदनाम कर दिया। वास्तव में कुछ संदेह समस्या ही नहीं थी, क्योंकि ये तो पूरे विदेशी लोगों पर ही निर्भर है। जो भी ज्ञान आता है वो विदेश से ही आता है एलोपैथी के बारे में। तो वहां तो देसी गाय के दूध का कहीं प्रचलन है ही नहीं और घी का प्रचलन है ही नहीं। तो फिर वो कहाँ से बताएंगे दिन घी नहीं खाना है। ये हमारे डॉक्टर ने, भारतीय डॉक्टर ने ही शुरू किया, नहीं घी अच्छा नहीं, घी नहीं खाना है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है वगैरह वगैरह। तो ये सब गलत बातें हैं, लेकिन ये समाज में प्रतिष्ठित है। तो हमें तो खुद खाना ही है घी, लेकिन इसका प्रचार भी करना है कि अच्छा घी खाओ इस प्रकार से। अभी ये प्रचलन में आ गया, इसलिए घी की प्राइस बहुत बढ़ती गई। ये 3200 3500 रुपए लेकर भी घी खरीदने वाले लोग हैं, इसीलिए ये बेचा जा रहा है, नहीं तो कोई इंसान बेचेगा नहीं इतने बड़े दाम पे। लेकिन जो लोग जानते हैं कि ये अच्छा है और सेहत के लिए, वो लेना आरंभ करते हैं। फिर भी कार्डियक पेशेंट जो है वो झिझकते हैं, वो समझते हैं कि नहीं, कहीं उससे अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता हो और मेरा रोग बढ़ता हो तो मैं कैसे करूं, बेटर है नहीं लेने से क्या होगा इस प्रकार से। लेकिन हृदयावरण के बारे में घी की सबसे महत्ता है। हृदय का संरक्षण करने के लिए घी बताया गया है। तो घी लेना ही चाहिए, ऐसा नहीं लेना नहीं है, लेकिन लेना ही चाहिए, और देसी गाय का होना चाहिए, ये सबसे अहम इस प्रकार का मुद्दा है। तो इसके बारे में जन जागरण आवश्यक इस प्रकार का। और एक दूसरा मुद्दा है पानी के बारे में। इसमें तो काफी गलत फहमियां पूरे समाज में फैली हुई है। और पानी बहुत ज्यादा पीना है, वाटर थेरेपी है, 4 5 6 लीटर पानी पीने वाले लोग इस प्रकार से है। और ये सभी चीजें शरीर के लिए हानिकारक है, ये कोई समझता ही नहीं है। ये सबसे अहम चीज इस प्रकार की है। और आधुनिक विज्ञान ने भी उसके बारे में कुछ रेडीमेड तूफानी कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं ना, वो अगर अच्छी तरीके से नहीं बना हुआ तो बढ़ सकता है। बेहतर ऑप्शन है घर पे ही देसी गाय का दूध लाए और ये घी बनाए। पहले जमाने में ये होता था। चितले इसीलिए फेमस था क्योंकि उसके ऊपर मलाई बहुत अच्छी जमती थी और घी घर पे ही बनता था, तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी। और उस जमाने में भैंस का ही प्रचलन ज्यादा था, फिर बाद में ये जर्सी गाय आ गई और होमोजेनाइजेशन वगैरह ये सब बातें शुरू हो गई। तो हमने चितले का घी छोड़कर अभी काफी बरस हो गए चितले का दूध छोड़ के।
लेकिन हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन था कि चितले को कैसे छोड़ेंगे, इतने बरस से उसका दूध ले रहे हैं तो उसको कैसे छोड़ेंगे इस प्रकार से। लेकिन जब ये सब बातें ध्यान में आई तो निश्चय कर लिया और दूसरे दूध उपलब्ध होने लगे। तो देसी गाय का दूध तो अभी 4-5 बरस से नहीं मिल रहा है, तब तक ये देसी गाय का तो नहीं मिलता था, तो मेरे लिए भी एक दिक्कत वाली बात थी। लेकिन पिछले 4-5 बरस से मिलना आरंभ हो गया है और बढ़ता जा रहा है, तो उसमें कोई अभी संदेह नहीं कि ये देसी गाय का ही दूध देवे। और जर्सी गाय जैसे कम करते जाएंगे वैसा बेहतर रहेगा पूरे समाज के लिए। हम ही ने एक्चुअली देसी गाय को जर्सी गाय में कन्वर्ट किया है, तो हम ही को फिर से उससे देसी गाय पिलाना है, ये सबसे बड़ा इस प्रकार का रहेगा। तो घी लेना चाहिए। हाँ, पानी की बात मैं कर रहा था। कोलटकर सर के पास एक 18 लीटर पानी पीने वाला व्यक्ति था और आंधी मांदे था और बाकी कुछ तकलीफें थी। और सर ने उसको बताया कि आप पानी जब प्यास लगे तभी पीना और जितनी प्यासे उतना ही पीना। तो बोला नहीं नहीं, मुझे तो बताया गया है कि गटर साफ होता है, किस प्रकार से पानी से शरीर साफ होता है। सर बोले वो बात छोड़ो, आपके लिए ये फायदेमंद नहीं है। और तो लेना है तो जब भी प्यास लगे और जितनी प्यास लगे उतना ही पानी लेना। जैसे ही पानी कम कर दिया तो उसकी सब तकलीफें चली गई। तो वो समझ रहा था कि सर ने कुछ जादू किया इस प्रकार से। तो ऐसी भी बात हो सकती है। क्षीरोद्भव तुपाचे गुणधर्म चक्षुष आणि रक्तघन असे वाघभट मिल्क क्रीम पासून काढलेले। वो नवनीत के गुणधर्म है। क्षीरोद्भव तो संग्रही रक्तपित्ता क्षीरोदधिता इस प्रकार से। उसी से अगर घी बनता है तो इस प्रकार का होगा। मुझे याद है पुराने जमाने में ये आरे की बोतलें आती थी और वो काफी हिलती जुलती थी आते समय। तो उसके ऊपर उस मंथन से एक क्रीम जमा होता था और हम छोटे छोटे बच्चे वो क्रीम खाने के लिए बहुत तैयार है। जैसे ही बोतल आती है और ढक्कन खोला तो पहले वो ऊपर वाला जो मलाई है वो खा ले, ये तो हमारा था। तो ये अच्छा है इस प्रकार से अगर देसी गाय के दूध का अगर मिलेगा इस प्रकार का क्रीम। लेकिन अभी जो हाँ, लोण्याचे वेगळे गुण पण आहेत। ओके, तो तुम ये दूसरा कोई श्लोक बता रहे हो। क्षीरोद्भवंतु संग्राहे रक्तपित्ता क्षीरोगशित, ये तो मेरे पाठांतर में है, कंठस्थीकरण में है, तो ये नवनीत के बारे में ही है, इसमें संदेह नहीं। नवनीतम नवम वृक्षम इस प्रकार से नवनीत के गुण आरंभ होते हैं। क्षीरोद्भवंतु संग्राहे रक्तपित्ता क्षीरोगशित। लेकिन केवल दूध के क्रीम से बना हाँ, घी भी अच्छा रहेगा, उसमें संदेह नहीं है। अभी क्रीम मिलता है, कातरच का क्रीम हम पहले लाते थे, लेकिन वो मिक्स है। जर्सी और देसी गाय दोनों का दूध मिक्स है और उसमें ज्यादा जर्सी गाय का है इस प्रकार। तो उससे घी घर पे बनाते थे। तो बाद में हमने वो छोड़ दिया क्योंकि वो मिक्स है इस प्रकार से। लेकिन उससे घी ज्यादा अच्छा बनता है, उसमें संदेह नहीं। अगर देसी गाय का क्रीम इस प्रकार से अगर मिले तो अगर हमारा ही खुद का प्लांट हो तो ही ये पॉसिबल होगा कि अभी ये जो स्टैंडर्डाइज मिल्क, ये कंसेप्ट आई बाद में। चितले के दूध में पहले 6.5-7 तक फैट रहता था भैंस के दूध में। स्टैंडर्डाइज करके उन्होंने वो 4.5 फैट तक ला के रख दिया और ऊपर वाला जो 2.5 या 3 ग्राम का फैट है वो मक्खन या घी में कन्वर्ट करके बेचना आरंभ कर। तो दोनों तरीके से फायदा है। उस क्रीम का भी पैसा मिलता है और स्टैंडर्डाइज मिल्क दे रहे हैं उसका भी फायदा इस प्रकार का मिलता है। तो इस प्रकार से अगर करेंगे, क्रीम निकालेंगे और उसका घी बनाएंगे तो एक पॉसिबिलिटी है
विदेशों में मैंने शुरू में ऐसा ही किया था। वहाँ अनपास्ट ये क्या अनसॉल्टेड बटर मिलता है। वो पुराना रहता है, लेकिन उसमें से ज्यादा नया कौन सा है वो देखकर उसको सोना डाल के घी बनाना, ये हम करते थे। तो ये जो है वो विदाउट कर्डली इस प्रकार का ही है। ये इस प्रकार का मक्खन मिलता है, वो दूध के क्रीम से बना हुआ मक्खन इस प्रकार से ही मिलता है। तो कुछ भी नहीं है हाथ में, तो ये बेहतर ऑप्शन है। किती टिकवण्यासाठी मग म्हणजे लोण्याला मीठ चालतं असं असेल तर हाँ, आपण क्रीम म्हणजे ते शिळं होत नाही असं आपल्या ग्रंथात ते रेफरन्स आलाय का? नहीं नहीं शिरा उतनी होगा आपके वो नवनीत दो प्रकार का मिलता है, एक सॉल्टेड मिलता है, अनसॉल्टेड मिलता है। सॉल्टेड इसीलिए इस्तेमाल में लाया जाता है जो डायरेक्ट ब्रेड पे या टोस्ट पे लगा सकते हैं, अगर अलग से मीठ डालने की जरूरत दूध है। लावता म्हणूनच टिकवण्यासाठी लावता. नहीं टिकवण्यासाठी म्हणून नहीं, दोनों फ्रीज में ही रखना पड़ता है, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन आसानी से लगा सकते हैं और खा सकते हैं डायरेक्टली, इसलिए बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है। लेकिन अनसॉल्टेड भी मिलता है और हम उसी को लेकर आते थे और उसका घी बनाते थे। अभी ये यश ने एक अमेरिका में नेदरलैंड से एक सोर्स ढूंढा था जहां A2 मिल्क, जहां से उसका क्रीम आता था। तो वो उस क्रीम को कर्डल करके उसमें सोना डाल के घी बनाते थे और घी बेचते थे। वो 20 किलो के पार्सल में आता था, डायरेक्ट सीधा होम डिलीवरी होती थी और फिर एकदम 20 किलो घी बनाते थे इस प्रकार से। तो ये भी अच्छा था तरीका। हाँ, लेकिन वो एक ही सोर्स था A2 मिल्क का, A2 मिल्क क्रीम का, नेदरलैंड से। वैसे नेदरलैंड्स ये अ, इस प्रकार के डेयरी इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा देश है। देश चाहे वैसे छोटा है, लेकिन डेयरी इंडस्ट्री बहुत वहाँ पे जोर पे है। तो पूरे यूरोपियन कंट्रीज में नेदरलैंड्स दूध और दूध के प्रोडक्ट्स सप्लाई करता है। हाँ, हाँ? Amsterdam पण तुपाचा प्रदेश असतो. तेच तोच तो नेदरलँड्स, एम्स्टरडॅम इज द कैपिटल ऑफ नेदरलैंड्स। मैं काफी बार एम्स्टरडैम से यूरोप में गया हूँ, क्योंकि यहाँ से बम्बई एम्स्टरडैम, एम्स्टरडैम से आगे जर्मनी वगैरह इस प्रकार से ये एक हवाई रूट अच्छा है। सिर्फ एम्स्टरडैम में काफी दिक्कतें हो सकती है। एक दो बार मुझे इंटरोगेशंस का सामना करना पड़ा है, लेकिन ठीक है। एम्स्टरडैम में कुछ खुद गया नहीं, नेदरलैंड्स में उतरा नहीं हूँ, लेकिन काफी बार उस रूट से हवाई रूट से गया हूँ इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि पानी का भी पचन होना चाहिए, ये सबसे अहम मुद्दा है। और उसके लिए हमारे ग्रंथों में एक अलग स्रोतस है, उदकव स्रोतस। वैसे देखा जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम काफी क्लमजी इस प्रकार। प्राण, उदक और अन्न, ये तीन अभ्यंतर लेने के लिए स्रोतस। प्राणव स्रोतस फेफड़ों से रिलेशन इस प्रकार से है, लेकिन मुख और नासा, मुख ये सांस लेने में भी सहायता करता है, पानी पीने में भी सहायता करता है और खाना खाने में भी सहायता करता है। अब जो पानी और अन्न हम ले लेंगे वो सीधा आमाशय में चला जाएगा, अन्न वो के जरिए। अब ये उदक स्रोत का तालु मूलम क्लोम ये स्थान इस प्रकार का है। क्लोम क्या है इसके बारे में काफी बहस हुई है और निश्चय कर पाना मुश्किल इस प्रकार का है, लेकिन तालु ये तो मुख में ही स्थित है। तो जैसे ही पानी मुख में प्रविष्ट होता है, तो ये उसका जो मूल स्थान तालु है, वहां से जाकर आगे कहाँ कैसे जाता है इसके बारे में कुछ पता नहीं। लेकिन उसका एक अलग तरीके से पचन इस प्रकार से होता रहता है
और थोड़ा पानी का अंश हमें आहार में चाहिए कि यावत्य क्लेदयत्यन्नम, अन्न का क्लेदन होना जरूरी है और उसके लिए पानी की जरूरत इस प्रकार की है। अब ये उदक भाव स्रोत अपना अपना काम करता रहता है और जो भी औदक भाव शरीर में है उनका पोषण इस उदक भाव स्रोत से होता रहता है। अब जैसे कि अनुभव स्रोत में जरूरत से ज्यादा खा लिया या अग्नि के क्षमता से ज्यादा खा लिया तो उसका अजीर्ण इस प्रकार का होता है, तो उसी प्रकार से पानी की जरूरत न होने पर या पानी ज्यादा पीने पर पानी का भी अजीर्ण होता है। और जैसे यहाँ अन्न का अजीर्ण है तो खाना नहीं लेना है, वैसे वहां पानी का अजीर्ण है तो पानी नहीं लेना। इसमें एक अष्टांग संग्रह में एक सूत्र आया है, पानीयम न तो पानीयम पानीयन्य प्रदेश अजीर्ण, अन्य प्रदेश वारिजे पानी पानी पानीय अजीर्ण सत्य पानीयम न तो पानीय। दूसरे देश के पानी का जब अजीर्ण हो तो पानी नहीं पीना है इस प्रकार से। तो इसका साफ मतलब है कि पानी का भी अजीर्ण होता है और पानी जीर्ण होने के बाद ही दूसरा पानी लेना है। जैसे पहला आहार जीर्ण होने के बाद दूसरा आहार लेना है, जीर्ण भुंजित इस प्रकार से बताया है। और अजीर्ण भुंजान से इसके बारे में व्यवस्था अध्याय 2 में काफी दोष बताया जाएगा। तो उसी तरीके से पहले लिया हुआ जो पानी हो उसका पचन जब तक हुआ नहीं हो तब तक नया पानी दूसरा पानी नहीं लेना है। तो अन्य प्रदेश वारिजे पानी है अजीर्ण सती पानी मत पानी दूसरा पानी नहीं लेना है। और पानी अन्य प्रदेश पानी मत पानी पानी अन्य प्रदेश अजीर्ण क्वथिते चाम भुक्ते जीर्णे भी क्वथित जल का अजीर्ण होने पर कच्चा पानी नहीं पीना है। पानी जीर्ण होने के क्या लक्षण है वो तो ग्रंथों में नहीं है। तो जैसे उद्गार शुद्धि उत्साह वेगोत्सर्ग यथोचितः लघुताच्युत पिपासाच्युत जीर्णाहार से लक्षण, इस प्रकार जीर्णाहार के लक्षण बताए गए हैं। उस प्रकार हमें सोचना है थोड़ा सा, ये थोड़ा रिसर्च की बात इस प्रकार की रहेगी कि उद्गार शुद्धि ये तो वायु के संबंध में है, उत्साह ये दोनों के बारे में खास करके ते पाणी पचवतात ना। नहीं, इसमें ऐसा है पानी से जो मल बनेगा वो मूत्र प्राधान्य से बनेगा और कुछ हद तक स्वेद बन सकता है अगर गर्मी है तो वेगोत्सर्ग यथोचितः ये मूत्र वेग विसर्जन या स्वेद ये अच्छी तरीके से निकलता होगा, ये एक अहम चीज इसमें रहेगी। महासुदर्शन चूर्णाच्या फलश्रुतीमध्ये दूषित पाण्याने येणारा ज्वर रोग असा पण आहे आणि दुर्जलतेचा रस पण आहे। तो महासुदर्शन के फलश्रुति में मुझे याद नहीं था, दुर्जलता रस मैं कभी कभी प्रयोग में लाता हूँ। अगर पानी के वजह से निर्माण हुआ है, कहीं बाहर गया था पानी बाहर आ गया और फिर बुखार आ गया सर्दी जुकाम हो गया तो दुर्जलता रस का प्रयोग करता हूँ। लेकिन महासुदर्शन भी इस प्रकार से है तो वो भी इस्तेमाल करते ही है वास्तव में इस प्रकार से। तो इस प्रकार से पानी का पचन होना, पानी का पचन होगा तो क्या होगा, जो औदक भाव निर्माण होने हैं वो निर्माण होंगे, उसमें जो अशुद्धियां निर्माण होगी, मल जो निर्माण होगा उसका निर्हरण मूत्र से होगा, मूत्र से क्लियर होगा। नुसतं पाणीच नाही आहे, बाकी पण येतात ना, तक्र वगैरे भी है, येतच ना, पाणी येतं त्याच्याविषयी शंका नाही। हाँ, लेकिन ये सीमा रेखा कहाँ पे है, ये एक अहम मुद्दा है कि पानी अलग इस प्रकार का हो जाता है
और तालुमूलम क्लोमच, क्लोम को कुछ लोग पैंक्रियास कहते हैं, कुछ लोगों ने वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल को क्लोम इस प्रकार से कहा है, ब्रेन में स्थित है इस प्रकार। और तृष्णा का एक सेंटर ब्रेन में है, ऐसा एक मानते हैं। लेकिन इंटरनली ये व्यवस्था क्या है, तो ये जानना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। मूलात कालांतरं देहे प्रसृतं त्वभिवाह्य स्रोतस्तदिति विज्ञेयं सिराधमनी वर्णितम्, ये चरक का वर्णन है। दैट्स वाई तृष्णा वन ऑफ द शमन। हाँ, तो तृष्णा ये शमन चिकित्सा का एक अंग है, तृण निग्रह इस प्रकार से करने का। तो जो पानी संचित हुआ है, जो पानी अजीर्ण के स्वरूप में है, उसका पचन हो जाने के लिए ये तृष्णा निग्रह करना है। मैं जब पहली बार हितरुचि विजय महाराज साहब से मिला और उनको तरस बहुत लगती थी दिन में 4 लीटर पानी पीते थे और केवल 15 ग्राम चावल और 10 ग्राम दाल, मूंग की दाल, इतना ही खाते तो पचन कर पाते। थोड़ा भी ज्यादा होता तो अजीर्ण हो जाता, बुखार आ जाता वगैरह। तो अग्नि इतना मंदा था, तो मैंने कहा कि आप इतना पानी नहीं पी रहे हैं, वो पानी कम करो आप। तो मुझे बोले कि ऐसा है कि मुझे प्यास लगती है और तृष्णा निग्रह मैं करूंगा तो तृष्णा वेग का अवरोध हो जाएगा। मैंने कहा हाँ बराबर है, तृष्णा वेग का अवरोध होगा, लेकिन वो करने की जरूरत है क्योंकि आप इतना पानी पचा नहीं पा रहे। तो हर्डीकर जी की ट्रीटमेंट चल रही थी और मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने बात मान ली। मैंने कहा कि सुवर्ण लाजा से जब जरा शुरू करते हैं तो प्यास कम हो जाएगी, और ऐसा करने से सचमुच प्यास कम होगी और 4 लीटर से पानी 1 लीटर तक आ गया। और फिर मैंने कहा कि ठीक है, आप बकरी का दूध शुरू करो। भूख बढ़ने लगी तो मैंने कहा कि बकरी का दूध शुरू करो, वो शोष है आपका, निदान शोष है तो शोष के लिए बकरी का दूध ज्यादा अच्छा है इस प्रकार से। उन्होंने बात मान ली और 1 महीने में 4 किलो बढ़ गया वजन। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वहां तृष्णा निग्रह ये चिकित्सा के रूप में आवश्यक था। लाजा सिद्ध जल देख के तृष्णा कम की गई, वो अलग चीज इस प्रकार की है। लेकिन जो झूठी प्यास है, वैसे तृष्णा और पिपासा ये 2 शब्दों का प्रयोग था। पातुम इच्छा पिपासा, तत्व तृष्णा से अन्नवा, पीने की इच्छा यानी कि पिपासा है, वहां तृष्णा होगी ही, ऐसे नहीं। पानी सामने देखते हैं तो लगता है कि मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पी जाता हूँ इस प्रकार से। और पानी पीने में क्या है, उसकी को तो पचन की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बड़ी गलत सही इस प्रकार की है। सो इट इज सो दैट टिल यू हैव yellow urine, you have to drink water or sufficient amount of urine. या ऐसा है, मूत्र में थोड़ा पीलापन होता है क्योंकि पित्तंतु स्वेद मूत्र हो इस प्रकार से। स्वेद रक्त है। तत्रास्तन स्थितो वायु पित्तंतु स्वेद रक्त श्लेष्माशेषेषु। मूत्र के बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लेकिन मूत्र पित्तकर इस प्रकार का है तो थोड़ा पीला रंग आता है। ये उसके ऊपर मत छोड़ो, सच्ची प्यास लगी है नहीं लगी है इसके ऊपर ये निर्भर करो कि पानी पीना है या नहीं। अगर पित्त में मूत्र में पीत वर्ण आ रहा है तो ये पीत विन्मूत्र वगैरह, ये जो पित्त के वृद्धि का लक्षण है, तो पित्त वृद्धि करने वाले कारण कौन से है वो ढूंढो और वो टालो और फिर पित्त शमन की चिकित्सा करो, ये अच्छा रहेगा। लेकिन मूत्र निस्सरण अच्छा हो रहा है और प्यास लग रही है तो पानी पीने के बारे में सोचना है, नहीं तो पानी पीने के बारे में नहीं सोचना है। अगर पीत मूत्र है तो भी पित्त की चिकित्सा करना जरूरी है। अन्नाचे पचन होऊन जसं दोष व धातू बनतात, तसे पाण्याचे पचन पचनातून पण होते का, कि वेगळे काही होत असते? ये तो होना ही है। जो शारीर स्थान छठे अध्याय में अवधक भावों के बारे में बताया गया है। तो पानी से क्या क्या बनते हैं ये उसमें लिखा है। दोषों के स्तर पर
कफ मेनली, और कुछ हद तक पित्त पानी से बन सकता है। और धातुओं में रक्त वगैरह जो द्रव धातु है, रस, रक्त वगैरह, ये पानी के जरिए बनते हैं। तो अभी ये काफी क्लमजी है कि पानी और अन्न हम मुंह से ही लेते हैं, और फिर भी पानी की प्रक्रिया पचन की अलग होती है, उसका प्रोसेस अलग है। तो ये कहाँ से कहाँ है, ये बड़ा सवाल इस प्रकार का है। शुद्ध उपगम है लक्षण घन आहार जीर्ण लक्षण, जैसे तृष्णा उपगम उपगम है द्रव आहार जीर्ण लक्षण मानावेगा, ये तो हो सकता है। वहां क्षुत्रुष सहोदय इस प्रकार का बताया गया। हाँ, दोनों का उदय होना है, क्षुधा और तृषा। तो जो भी पार्थिव अंश या जो भी अन्न स्वरूप अंश और जो भी द्रव स्वरूप अंश, उन दोनों का पचन हो गया है, दोनों के मनों का निस्सरण हो गया है, और दोनों की आपूर्ति के लिए भूख और प्यास दोनों लगे हैं, तो आहार लेना है, उसके साथ पानी भी लेना है। ये सबसे आम इस प्रकार। तो ये बड़ा सवाल है कि पानी इस प्रकार से जो अंदर लिया जाता है, उसका पचन कैसे कहाँ होता है, ये एक अहम सवाल इस प्रकार का रहेगा। शुत्र व्यायाम आर कंसिडर्ड, बट आतप मारुत इज नॉट कंसिडर्ड रिगार्डिंग टू हेतु एंड चिकित्सा। ये तो सही है, लेकिन ऐसा है कि इसके बारे में हमें ही कुछ सोचकर उसके बारे में कुछ समाधान देखना पड़ेगा। पाचनम दीपनम ये दोनों ही सिर्फ दवाइयों के लिए प्रयोग में ला सकते हैं, बाकी सब विहारात्मक है। शुद्ध व्यायाम आतप मारुत आहार इस प्रकार से, और व्यायाम आतप मारुत इनके बारे में ज्यादा हम सोचते नहीं है, ज्यादा से ज्यादा व्यायाम के बारे में सोचते हैं, लेकिन आतप मारुत सेवन ये तो नहीं होता। तो इनकी इंडिकेशंस क्या है, कब ये चिकित्सा करनी है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। शायद पुराने जमाने में इसके बारे में कहने की आवश्यकता ज्यादा नहीं थी, ऐसा होगा, क्योंकि वैसे भी लोग धूप में टहलते थे, वायु का सेवन होता था। अभी जब घरों में ही स्थित है या ऑफिस में बंद है, बाहर जाने का कोई सवाल नहीं होता है, और फिर घूमेंगे तो भी यान से घूमेंगे या फिर एयर कंडीशन में घूमेंगे, ये काफी दिक्कत वाली बात इस प्रकार की हो जाएगी। तो अभी इसके बारे में बाद में सोचते हैं, क्योंकि ये पानी से डायरेक्ट जुड़ा संबंध नहीं है उसका। लेकिन पानी का पचन कहाँ से अलग हो जाता है, ये एक आम मुद्दा इसमें है। वैसे देखा जाए तो अन्न में जो पानी मिलाया गया, अन्नव स्रोतस में जिसका पचन होने जा रहा है, उसमें से सार भाग आहार रस इस प्रकार का बनेगा। उसके ऊपर रसदात्मक की प्रक्रिया होगी और रसत्मक धातु इससे बनेंगे। और जो किट्ट भाग बना, उसमें घन किट्ट ये शकृत है, द्रव किट्ट मूत्र इस प्रकार का है, और वो दोनों निकल जाएंगे। तो ऐसा सोच सकते हैं कि जो भी पानी हम वैसे ही लेते हैं या आहार के साथ लेते हैं, तो आहार के साथ जो पानी लेते हैं वो शायद अन्न स्रोत के जरिए जाता होगा, और उसमें से आहार रस और उससे आगे धातु बनेंगे, और जो किट्ट बनेगा उसमें विभाजन होके द्रव किट्ट घन किट्ट, और घन द्रव किट्ट जो है वो मूत्र स्रोत का विषय बनेगा, वो मूत्र से निकाला जाएगा। अब जो आहार रस में गया है, इस प्रकार से वो धातुओं में परिणमन होते होते स्वेद तक पहुंचेंगे, मेद धातु तक पहुंचेगा, और उसमें भी जो अशुद्धियां इस प्रकार की निर्माण हुई है उसके दौरान, वो स्वेद के जरिए पूरे शरीर से बाहर निकलती होगी। ये एक इसमें अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। अब जो खाना खाने को छोड़कर ऐसा ही पानी पीते हैं, प्यास लगी है इसलिए पानी पीते हैं इस प्रकार से, उस पानी के बारे में क्या होता होगा, ये थोड़ा देखने की जरूरत है। वो शायद सीधा उदक स्रोत में चला जाएगा।
तो relationship with Mahabhuta, these factors correlate directly Atapa, Agni, Maruta, Vayu, Trusha, Jala. अगर इनकी आपूर्ति करने की जरूरत है तो ये बात सोच सकते हैं, इनकी क्षीणता शरीर में है और इसलिए ये लेना है इस प्रकार से। तो ये कंडीशंस ढूंढने चाहिए कि अग्नि कम है इसलिए आतप में जाना है वगैरह, लेकिन ये ज्यादा प्रचलन में नहीं है इस प्रकार से कि अग्नि मंद है और इसलिए धूप में जाना है और उससे शरीर की अग्नि बढ़ेगी और अग्निमंद दूर होगा इस प्रकार से। पाण्याच्या प्रकारानुरूप देखील त्याच्या अग्निद्वारे पचनाचे आणि प्रमाणाचे स्वरूप अवलंबून असावे, जैसे अंतरिक्ष, कूप वगैरह। यह अलग चीज है। उसका पचन अलग अलग तरीके से होता होगा या जिस प्रकार के पानी लेने की हमें आदत है उसमें अगर बदलाव आएगा तो तकलीफ इस प्रकार की हो सकती है। मैं जिक्र कर रहा हूं कि आहार सेवन से अलग केवल पानी जब लिया जाता है तो वो सीधा उदकवह स्रोतस में चला जाएगा, क्योंकि साथ में अन्न नहीं है तो अन्नवह स्रोतस में जाने का कोई संबंध नहीं है। और फिर उसका पचन होके उससे जो शारीरादि प्राकृत भाव है वो बनेंगे और जो इसमें द्रव स्वरूप निर्माण होगा वो शायद मूत्र और श्वेत के जरिए बाहर निकाला जाएगा इस प्रकार से। द्रवपिट्ट अर्थात मूत्र तो सभी सेल से समान वायु की क्रिया से बनता है, फिर मूत्रोत्पत्ति पक्वाशय से क्यों कही गई है? ये अष्टांग संग्रह में पर्टिकुलरली वायु के बारे में कुछ अलग इस प्रकार के गुणकर्म बताए गए हैं और सारकिट्ट विभाजन ये जैसे ग्रहणी का काम है उसी प्रकार समान वायु का भी कार्य बताया गया है। तो जो अन्नवह स्रोतस में अन्न के साथ पानी आएगा उसमें इसके बारे में संदेह नहीं है, लेकिन जो केवल पानी पिएंगे तो उसके जरिए जो उदकवह स्रोतस में चला जाएगा और ये पचन की प्रक्रिया कहाँ पे हो रही है यहाँ इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है, ज्यादा सूत्र तो उसके बारे में है नहीं। ये मूत्राशय में जो पक्वाशय में जो मूत्रोत्पत्ति है वो आहार से जुड़े पानी से संबंध में है, उसका जो सीधा पानी पीते रहेंगे उससे उतना संबंध होगा ही ऐसा नहीं बता सकते, हो भी सकता है। अगर हम जरूरत न होने पर भी पानी पिएंगे तो उसका कुछ हिस्सा अन्नवह स्रोतस में घुस जाता है क्या, ये अलग से देखना चाहिए। खाना पकते वक्त भी तो पानी लगता है, वो जल अंश घन आहार में ही अंतर्भूत होगा या अलग जल, वो तो घन आहार में ही अंतर्भूत होगा। उसमें से पचन होने के लिए कुछ अंश उसका निकल जाएगा बाफ बन के वगैरह इस प्रकार से। और जो कठिन इस प्रकार के द्रव्य है जैसे कि चावल है तो उसको मृदुता लाने का काम पानी करता है पचाने के समय, उसको हम जब बाहर पचाते हैं तो इस प्रकार से तो कुछ अंश उसमें खर्च हो जाएगा पानी का, लेकिन फिर भी कुछ द्रवांश उस आहार में रहेगा, उसमें संदेह नहीं है इस प्रकार से। या दाल वगैरह बनाते हैं तो ऊपर से पानी डालते ही है, सब्जी बनाते हैं तो ऊपर से पानी डालते ही है, तो उसमें ये बात होनी चाहिए कि ये जो खाने में अंतर्भूत इस प्रकार का जो द्रव्य है पानी है
उसका पचन शायद अन्नव स्रोतस में अन्न के साथ होता रहेगा, उसमें उदकव स्रोतस का कुछ इस प्रकार का रहेगा। तो उदकव स्रोतस केवल पानी और अन्न के सहित पानी दोनों का पचन करने में सक्षम है, ऐसा कुछ मानकर चलना चाहिए। तो सध्या बोरचे पाणी किंवा नळाचे पाणी असे देखील पेशंटला विचारावे लागते, ये तो है। लेकिन एक ही तरीके का पानी पी रहा है तो उसके संबंध में उसके गुणधर्म ढूंढेंगे, लेकिन अगर बदलता है पानी तो मुश्किल हो सकती है। द कंटेनर इन विच वी स्टोर वाटर ऑल्सो हैज इट्स इफेक्ट्स ऑन वाटर, इसमें भी संदेह नहीं है। तो शस्त्रम शास्त्राणि सलिलम गुणदोष प्रवृत्ते पात्रापेक्षी, सलील जो है वो पात्रापेक्षी इस प्रकार का है, जिस पात्र में रखा जाएगा उसके आधार पर उसके गुणधर्म बनेंगे। इसलिए सुवर्ण सिद्ध जल या रौप्य के पात्र में जल रखना, मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं जो मुद्दा बता रहा हूँ वो तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा लोगों के। अभी ये सब मुद्दे पानी के बारे में है, उसके बारे में संदेह नहीं है। मैं जो मुद्दा बता रहा हूँ बहुत अहम है। उदकव स्रोतस के बारे में कोई सोचता नहीं है, उदकव स्रोतस के व्याप्ति के बारे में कोई सोचता नहीं है। वो मुद्दा समझने की कोशिश करो। ये हम इधर उधर भटक रहे हैं, पानी के बारे में हम ज्यादा सोच रहे हैं, पानी कैसा है, कहाँ से आ रहा है, वगैरह वगैरह, कहाँ पे रखा गया है, वो महत्वपूर्ण है। फिर भी इसके बारे में कहीं बहस नहीं है। ये इसके बारे में तो ग्रंथों में लिखा है कि कूप का पानी कैसा है, नदी का पानी कैसा है, वगैरह वगैरह, या किस बर्तन में पानी रखेंगे उसके कुछ गुणधर्म कैसे होंगे। जो पानी का पचन शरीर के भीतर कैसे होता है ये अहम मुद्दा है, ये कहीं पे लिखा नहीं गया है। लॉजिकली हमें उसको समझना है, उसी के बारे में जिक्र करो। अब ये पानी के बाकी चीजों के बारे में जिक्र मत करो। तृष्णा वेगावरोधाची लक्षणे ही त्याच्या उदीरणासाठी देखील गृहीत धरता येऊ शकते। शोषांग साध बाधित संमोह बहुत गदा तृष्णा ने कहा था, शीत सर्व विदिता। लेकिन ऐसा है ना, इसमें तृष्णा निग्रह जब हो जाता है तो तृष्णा है और उसका निग्रह किया गया है, पानी नहीं मिला, तो तृष्णा होने के बावजूद पानी न मिलने से ये लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं। इसका डायरेक्ट संबंध करना ज्यादा मुश्किल इस प्रकार का रहेगा। तांब्याचे भांड्यातले पाणी नेहमीसाठी पिणे योग्य आहे का? मैं वही बात कर रहा हूँ, तुम अभी इसके बारे में मत जिक्र करो। जो मैं मुद्दा उठा रहा हूँ उस मुद्दे पर जिक्र करो कि पानी का पचन भीतर कैसे होता है, उदकव स्रोतस क्या है चीज। अन्नव स्रोतस को हम समझते हैं, प्राणव स्रोतस को कुछ हद तक समझते हैं, उदकव स्रोतस को हम समझते नहीं है। तो मेरा अभी जो व्याख्यान चल रहा है वो उदकव स्रोतस के लिए व्याख्यान चल रहा है। उसके बारे में जो पूछना है वो पूछो। पानी है उसका बर्तन, ये उसके बारे में अभी बहस मत करो। तो ये समझ ही नहीं पा रहा है मैं क्या बताने जा रहा हूँ और तुम क्या सोच रहे हो इसके बारे में, तो ये मिसमैच हो जाएगा। तो कहने की बात यह है कि एक ये बाहरी भाव है जिसका शरीर में पचन होता है, और दो तरीके से होता है कि एक तो अन्न के साथ लेते हैं या अलग से लेते हैं। और अलग से जब पानी लेते हैं इस प्रकार से तो उसका रूट क्या होगा, वो कैसे शरीर में फैलेगा, वो अनव स्रोतस का भी प्रयोग करेगा, इस्तेमाल करेगा, या तालुमूलम क्लोमच इसी प्रकार से जाएगा, इसके बारे में सोचना जरूरी है। और खास करके जहाँ ज्यादा पानी पिया जा रहा है, पानी का अजीर्ण हो रहा है, उसके बारे में हम कैसे सोचें। अभी किडनी फेलियर की समस्या बहुत बढ़ गई है। मेरे पास भी काफी मरीज किडनी फेलियर के हैं। इसमें ऐसा होता रहता है कि डायबिटीज अगर बैकग्राउंड में है तो तृष्णा होती है, और बहुप्रभुता वेल मूत्रता ये लक्षण होने के कारण मूत्र परिवर्तन भी बहुत ज्यादा होता है। तो मूत्र परिवर्तन होने से तृष्णा बढ़ती है इस प्रकार से, और उनको बताया नहीं जाता कि पानी पर पाबंदी रखनी है। बहुद्रव श्लेष्मात्र दोष विशेषा, अगर ये बात है तो डायबिटीज के मरीज को पानी कम ही पीना है।
पर्टिकुलरली, लेकिन ये बात कहीं पे बताई नहीं जाती। तो वो पानी पीता रहता है, जब तक शरीर की क्षमता है तब तक शरीर उसको मूत्र की मार्ग से निकालता रहता है। जब शरीर थक जाता है और ये बात नहीं होती तो सूजन बढ़ने लगती है, तो पाँव में, हाथ में, सर, मुंह पे ये सूजन आने लगती है। तो डॉक्टर के पास जाते हो, डायूरेटिक शुरू कर देते हैं। तो डायूरेटिक, ये जो ड्रग के एक्शन है वो फोर्सफुल किडनी को काम करने से काम करवाना, इस प्रकार की एक्शन। तो उसका कुछ समय तक फायदा दिखता है, यूरिनेशन बहुत ज्यादा हो जाता है और फिर होने से सूजन उतर जाती है इस प्रकार से। तो ये स्पष्ट है कि ये अवोदक भाव से ही सूजन आई है, उदक धातु का पचन नहीं हुआ है इसीलिए सूजन आई है। ये बात इसमें स्पष्ट हो जाती है। उसमें तृष्णा निग्रह करना बताना चाहिए, लेकिन एलोपैथी के डॉक्टर तो कुछ बताते नहीं है। ये चक्कर चलता रहता है कि पानी पीता है, सूजन आती है, डायूरेटिक्स लेते हैं, सूजन निकल जाती है, फिर प्यास लगती है, फिर पानी पीता है, परंपरा चलती रहती है। बाद में जब यूरिन में एल्बुमिन ट्रेस 1+, 2+, 3+ इस प्रकार से बढ़ने लगते हैं और क्रिएटिनिन, यूरिया रक्त में बढ़ने लगते हैं, तो डॉक्टर बताते हैं हाँ अभी अब किडनी फेलियर शुरू हो गया है, तो आप फिस्टुला करवा लो और नंबर डायलिसिस करो। उस समय डायलिसिस जब शुरू होता है तो पानी रिस्ट्रिक्ट करते हैं, 1 लीटर पानी से ज्यादा पानी नहीं लेना। तो मेरा सुझाव है, अगर ये पानी के अजीर्ण से उत्पन्न हुआ है तो शुरू में ही जब सूजन आना प्रारंभ होता है तो शुरू में ही पानी रिस्ट्रिक्ट करो। 2 लीटर पानी में सोना और माजा डाल के उबाल के आधा लीटर पानी लेने के लिए कहो, और दूध बढ़ाओ, देसी गाय का दूध बढ़ाओ। दूध अन्न है उसमें 90% वाटर है तो भी वो अन्न है, और वो अन्न होने के कारण अन्न स्रोतस में उसका पचन होता रहता है। तो ये उदक स्रोतस को बाईपास करता है। अभी इसमें ऐसा होता है कि लिक्विड रिस्ट्रिक्शंस रखते हैं, तो वो तो बताते हैं कि जो भी लिक्विड है वो 1 लीटर से ज्यादा नहीं लेने का। लेकिन मैंने केवल दूध पे मरीज रखे हैं, 2-2.5 लीटर 3 लीटर तक दूध लेते हैं और किडनी फंक्शन सुधरता जाता है बिगड़ने का कोई चांस ही नहीं है इस प्रकार से। पानी रिस्ट्रिक्टेड होता है, अगर दूध पे रहते हैं तो पानी लेने की आवश्यकता भी नहीं है। तो ये कैसे हासिल होता है, जबकि 90% वाटर है, ये 1 लीटर की मर्यादा तो क्रॉस कर चुके हैं, फिर भी उनमें नुकसान नहीं होता। तो ये एक अहम मुद्दा है कि पानी अलग है, दूध अलग है, और दूध के हिसाब से उसको देखना है, पानी के हिसाब से उसके इंग्रेडिएंट में 90% पानी है ये देखकर करना है, ऐसा नहीं है। गंडूश कवल याचा उदक व स्रोतसाचा चिकित्सासाठी विचार करता येईल। डायरेक्ट तालूशी संपर्क विविध सिद्ध जल वापरून गंडूश उदक व स्रोतसच्या व्याधीमध्ये करता येईल। ये सोच सकते हैं जरूर, ये अच्छा सुझाव है, क्योंकि तालू से डायरेक्ट संबंध है। और उसमें भी गंडूश में जो है वो पूरा मुंह भर लेना है, और आवक्त्रो नासकोत्क्लेदा, उत्क्लेद होकर नासिका वगैरह से पानी बाहर आए तब तक ये होल्ड करना है इस प्रकार से। तो उस स्रोतस के विस्तार के लिए ये हो सकता है, तो मैं जरूर इसके बारे में सोचूंगा प्रयोग में लाने के लिए, ताकि उससे हम फायदा उठा सके। तो गंडूश एक महीने स्वरूपा भुजबल करके हमारे यहाँ थी टीमों में, वो मुखदूषिका के लिए गंडूश का प्रयोग करती और उसका कहना था ये सब पोर्स ओपन हो जाते हैं गंडूश करने से, और उसका बहुत अच्छा फायदा मुखदूषिका में होता है। तो उस तरीके से देखा नहीं था मैंने, ये कॉस्मेटिक के हिसाब से है, फिर भी ये भी काफी दिक्कत वाली मुखदूषिका, ये भी काफी दिक्कत वाली बीमारी हो सकती है। उदक अलर्जिक रायनाइटिस देखील स्वतः दृष्टीने वाढत असते, ये बढ़ता है। हम जो हिस्ट्री लेते हैं उसमें पानी कितना पीते हैं इसके बारे में पूछते हैं, खास करके रात में पानी पीना इसके लिए बहुत खतरनाक है, एलर्जिक रायनाइटिस के बारे में तो सोते वक्त पानी बिल्कुल नहीं पीना है। चाहे तो हम दाल जो कहते हैं फुटाने वो खा सकते हैं,
अगर सामावस्था नहीं है तो, सामावस्था है तो लंघन ही करना बेहतर है। व्हाट इफ पेशेंट हैज इंटॉलरेंस टुवर्ड्स मिल्क, ये तो और अलग चीज होगी। देसी गाय के दूध में जनरली प्रॉब्लम नहीं आता अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट्स को दूध पे रखना चाहते हैं। अगर इंटॉलरेंस है तो उसके बारे में अलगता से सोचना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत कम मरीज मिलते हैं। अन्न के अपाचित अंश को आम कहते हैं, इसी तरह पानी के अपाचित अंश को क्या संज्ञा है? ऐसी संज्ञा ग्रंथों में तो आई नहीं है। ये लेकिन क्लेद एक बात हो सकती है, और क्लेद से जुड़ा आम, ये बात हो सकती है। जैसे दोष और धातु से आम जुड़ा हो सकता है, उसी प्रकार क्लेद से जुड़ा आम, ये बात हो सकती है। और जब तक आम का पचन नहीं होगा वो क्लेद का पचन नहीं होगा। तो लंघन चिकित्सा हमारे हिसाब में सबसे अहम चिकित्सा इस प्रकार का है. किडनी स्टोनच्या पेशंट मध्ये पाणी जास्त पिऊन स्टोन फ्लश होतो हे कसे? वो फोर्सफुली जैसे डायरेटिक्स देके करते हैं उसी प्रकार फोर्सफुली होता है. इसमें संदेह नहीं है, अगर पानी ज्यादा पियोगे तो मूत्र भी ज्यादा बढ़ेगा और फोर्सफुल अगर वो निकल जाएगा तो किडनी स्टोन निकल जाएगा, ये भी सही है. लेकिन ये उसकी मूल चिकित्सा नहीं है. मूल चिकित्सा उसके कारणों को टालना और संवहन तत्व जो निर्माण हो रहा है मूत्र में उसको कैसे कम करेंगे, ये उसकी मूल चिकित्सा है. और फिर स्नेहन अच्छा अगर हो तो वो बाहर निकालने में मदद करता है. अवगाह स्वेद काफी हद तक अच्छा काम करता है किडनी के पेशेंट्स में, या यूरिनरी स्टोन जो यूरेटर में है उसमें अच्छा काम करता है. फिर मैं बताता हूँ कि मैं जो मुद्दा उठा रहा हूँ वो ज्यादा महत्वपूर्ण है. उसके बारे में सोचो. तुम अलगता से ही सोच रहे हो. जो मैं बात कर रहा हूँ उसको सोचने की कोशिश करो, क्योंकि ये कोई दूसरा और कोई बताने वाला नहीं है. मैंने किसी से भी सुना नहीं है, ये मेरी अपनी खोज है, अपना ही विचार है, क्योंकि मैं बहुत सारे किडनी फेलियर के पेशेंट देखता रहता हूँ. तो उसकी जो संप्राप्ति है, भोजन के साथ दूध का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें नमक या बाकी अम्ल वगैरह नहीं होने हैं. दूध रोटी दूध चावल ऐसा ले सकते हैं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये ले सकते हैं इस प्रकार से. अभी दूध में कैल्शियम है और फिर कैल्शियम का स्टोन है तो दूध कैसे लेंगे वगैरह वगैरह, इस प्रकार के काफी बहस के मुद्दे आ सकते हैं. लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि ये अभी का विषय नहीं है. मैं जिस बात पे जिक्र करना चाह रहा हूँ वो अलग चीज है. उदक वह स्रोतस क्या चीज है, पानी का पचन शरीर में कैसे होता है, इसके बारे में सोचो. वो छोड़कर बाकी सब चीजों के बारे में हम सोच सकते हैं, जिसके बारे में ग्रंथों में वर्णन है उसके बारे में सोच सकते हैं, उसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है. लेकिन जिसके बारे में ज्यादा बहस नहीं है उसके मरीज काफी मात्रा में समाज में मिल रहे हैं. और ये बड़ी समस्या है, किडनी फेलियर ये बहुत बड़ी समस्या है. तो उसके बारे में कैसे सोचेंगे, ये श्वमूत्र निर्मिती वाढवून आप महाभूत वाढवण्यासाठी उपयुक्त आहे आणि हरळू असलेल्या अधिक प्रमाणातील आप बाहेर पडण्यासाठी वापरतात असे पांचभौतिक चिकित्सकांनी सांगितले आहे. त्याचा उदक व स्रोतस दृष्टीमध्ये विचार करू शकतो का? जरूर कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है. वास्तव में दातार गुरु जिसको वृक्क कहते हैं, हाँ, वो ब्लैडर का हिस्सा है. वो भी सीधा ब्लैडर का हिस्सा नहीं है, वो ब्लैडर वैसे भी प्यूबिक सिम्फाइसिस के पीछे है, ऊपर से ब्लैडर नहीं लगता हाथ. फिर भी उनकी जो सोच है पांचभौतिक चिकित्सा में उदक व स्रोतस के बारे में या मूत्र का पचन करने के बारे में वो सोचते हैं और अलग तरीके से सोचते हैं. वो उदक व स्रोतस वगैरह ऐसा कुछ नाम नहीं देते हैं उसका. लेकिन फिर भी ये अहम मुद्दा है. कैन यूजिंग बॉइल्ड वाटर मेक इट इजियर टू डाइजेस्ट, ये तो है. तो सिद्ध जल बिनस श्वास कासादो सिद्धमेव प्रशस्यते तकर के बारे में बताया गया है. लेकिन सिद्ध जल कल्पना इसके लिए अच्छी इस प्रकार की है. तो ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं. कल 8 बजे ये लेक्चर रहेगा. बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिलअप करे होंगे. तुम्हारे जो भी सवाल है वो जेएससीसी में डाल दो, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सोचूंगा, उसके उन सवालों के जवाब देने के बारे में.
आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम् ॐ ॐ ॐ ॐ शांति शांति शांतिः दंत व मूत्र व स्रोताचा संबंध आदरणीय कोल्हटकर सरांनी सांगितला होता असे ग्रंथ गुरु ग्रंथात आहे यस सोमवार को मैं फिर से इसके बारे में बात करेंगे लेकिन जैसे मैंने कहा कि मूल मुद्दे से